तो चलिए आज बात करते हैं इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र की, जो आजकल दुनिया का नया सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनता जा रहा है। और इस बहुत बड़े और ज़रूरी खेल में भारत की भूमिका क्या है? ये वो सवाल है जिसे समझे बिना आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स को समझना लगभग नामुमकिन है। आइए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये इलाका आखिर इतना खास है क्यों। जरा इस एक नंबर पर गौर कीजिए। दुनिया का 50% यानी आधा ट्रेड बस इसी एक रीजन से गुजरता है। समझ रहे हैं, ये ग्लोबल इकोनॉमी की लाइफलाइन है। और अब इसे भारत के नजरिए से देखिए। हमारे लिए तो ये और भी ज्यादा जरूरी है। भारत का 90% ट्रेड वॉल्यूम इसी रास्ते पर डिपेंड करता है। हमारा कोयला, पेट्रोलियम, गैस सब कुछ यहीं से आता है। तो जाहिर है, यहां शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारे लिए सिर्फ फॉरेन पॉलिसी नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय जरूरत है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले जानेंगे कि ये इंडो पैसिफिक आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि भारत यहां क्या चाहता है। इसके बाद क्वाड और आईपीएफ जैसे ग्रुप्स पर बात करेंगे। फिर कहानी में एक ट्विस्ट आएगा एससीओ के साथ। और आखिर में हम देखेंगे कि इस रास्ते में चुनौतियां क्या हैं और आगे क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। इंडो पैसिफिक यानी दुनिया का नया ग्लोबल सेंटर, आखिर ये है क्या? भारत का नजरिया क्या है, ये विदेश मंत्री के इस बयान से बिल्कुल साफ हो जाता है। वो कहते हैं कि आज इंडो पैसिफिक का विरोध सिर्फ वही लोग करेंगे जिनकी सोच पुरानी है, जो दुनिया को प्रभाव क्षेत्रों में बटा हुआ देखना चाहते हैं। मतलब साफ है, भारत इसे सिर्फ एक ज्योग्राफाई इलाका नहीं, बल्कि एक खुले और मॉडर्न सिस्टम के तौर पर देखता है। अगर इसे मैप पर देखें तो ये कितना बड़ा है। सोचिए, अफ्रीका के पूर्वी तट से लेकर अमेरिका के पश्चिमी तट तक फैला एक विशाल इलाका। ये दो बड़े महासागरों, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, को जोड़ता है। और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज भी यहीं हैं। ठीक है, इलाका समझ लिया। अब सवाल यह है कि भारत इस इतने बड़े खेल में चाहता क्या है, उसके अपने लक्ष्य और हित क्या हैं? भारत का विजन आप कह सकते हैं बिल्कुल क्लियर है। वो एक ऐसा इलाका चाहता है जो आज़ाद हो, खुला हो और जिसमें सबकी भागीदारी हो, जहां किसी एक देश की दादागिरी ना चले। भारत आसियान देशों को सेंटर में रखने की बात करता है और चाहता है कि सब नियम कानून से चलें। मतलब बातचीत हो, जोर जबरदस्ती नहीं। तो इस विजन को पूरा करने के पीछे भारत के अपने इंटरेस्ट क्या हैं? देखिए, 3 बड़ी बातें हैं। पहला, इस पूरे रीजन में अपनी मौजूदगी और असर को बढ़ाना। दूसरा, एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका निभाना, मतलब इस इलाके की सुरक्षा और स्थिरता में मदद करना। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वह है चीन के बढ़ते असर को बैलेंस करना। तो इन सब मकसदों को हासिल करने के लिए भारत के पास टूल्स क्या हैं? यहीं पर आते हैं 2 बड़े नाम, क्वाड और आईपीएफ। इन्हें आप भारत की डिप्लोमैटिक टूलकिट के वेस्टर्न अलाइंड औजार कह सकते हैं। अच्छा, इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों का काम बहुत अलग है। क्वाड, जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान है, वो एक स्ट्रेटेजिक फोरम है जिसका फोकस सिक्योरिटी और डिप्लोमेसी पर है। वहीं दूसरी तरफ आईपीईएफ, ये एक इकोनॉमिक यानी आर्थिक पार्टनरशिप है। लेकिन ये कोई टिपिकल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। इसका मकसद ट्रेड, सप्लाई चेन और टेक्नोलॉजी के लिए नए रूल्स बनाना है। और हां, ये मत सोचिए कि क्वाड सिर्फ मिलिट्री की बात करता है। नहीं, इसका दायरा बहुत बड़ा हो चुका है। इसके 6 वर्किंग ग्रुप्स हैं जो क्लाइमेट चेंज, नई टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेस, इन जैसे फ्यूचर के मुद्दों पर काम कर रहे हैं। ये दिखाता है कि क्वाड आज कितना मॉडर्न और व्यापक हो गया है। अब आईपीएफ पर आते हैं। यहां भारत ने बड़ा स्मार्ट मूव लिया है। देखिए, इसके 4 पिलर हैं, ट्रेड, सप्लाई चेन, क्लीन इकोनॉमी और फेयर इकोनॉमी। भारत ने क्या किया, उसने ट्रेड वाले पिलर को छोड़कर बाकी तीनों को ज्वाइन कर लिया। ये दिखाता है कि भारत अपने हितों को देखते हुए बहुत सोच समझकर फैसले ले रहा है। तो अभी तक हमने बात की वेस्टर्न अलाइंड ग्रुप्स की, लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट है। अब हम चलते हैं एक बिल्कुल अलग दुनिया में, शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ। ये भारत के बैलेंसिंग एक्ट का दूसरा और बहुत अहम पहलू है। एससीओ को हल्के में नहीं लिया जा सकता। जरा इसके साइज का अंदाजा लगाइए। ये संगठन दुनिया की 42% आबादी, 25% जीडीपी और यूरेशिया के 60% जमीनी हिस्से को कवर करता है। चीन और रूस इसके बड़े खिलाड़ी हैं। आप इसे इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो यही तो $1 मिलियन सवाल है कि एक तरफ क्वाड और दूसरी तरफ एससीओ, भारत दोनों में क्यों है? इसकी कई बड़ी वजहें हैं।
एससीओ भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी के लिए जरूरी है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के लिए रैट्स जैसा मैकेनिज्म देता है, सेंट्रल एशिया की एनर्जी और मिनरल रिसोर्सेज तक पहुंच देता है, और सबसे बड़ी बात, ये चीन और पाकिस्तान जैसे देशों से बात करने का एक प्लेटफॉर्म भी देता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। ये जो इतना कुछ चल रहा है, इसमें चुनौतियां क्या हैं और भारत के लिए आगे का रास्ता कैसा है? यही वो बैलेंसिंग एक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। एक तरफ अमेरिका के नेतृत्व वाला क्वाड, दूसरी तरफ चीन के प्रभाव वाला एससीओ। ये दोनों ग्रुप एक तरह से एक दूसरे के विरोधी हैं। तो भारत इन दोनों को एक साथ कैसे मैनेज करता है? ये बहुत ही मुश्किल काम है। और ये रास्ता आसान बिल्कुल नहीं है। कई बड़ी मुश्किलें हैं। जैसे एससीओ में चीन का दबदबा एक चुनौती है। अगर भारत किसी एक ग्रुप के ज़्यादा करीब जाता है तो रूस या अमेरिका जैसे दोस्त नाराज हो सकते हैं। इतने बड़े समुद्री इलाके की निगरानी के लिए हमारी नौसेना की क्षमता अभी भी लिमिटेड है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो खुद इन ग्रुप्स के अंदर है, जैसे भारत और चीन के बीच का तनाव। तो फिर भारत का अल्टीमेट गोल क्या है? एक शब्द में कहें तो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, मतलब अपनी रणनीतिक आज़ादी बनाए रखना। भारत किसी एक खेमे में बंधना नहीं चाहता। वो अपने हितों की रक्षा के लिए सबसे बात करना चाहता है, सबसे जुड़ना चाहता है। यही आज की तारीख में भारतीय विदेश नीति का मूल मंत्र है। और आखिर में भारत की ये पूरी सोच वसुधैव कुटुंबकम के फलसफे पर टिकी है। मतलब सारी दुनिया एक परिवार है। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं, बल्कि वो सिद्धांत है जो भारत को क्वाड और एससीओ जैसे अलग अलग मंचों पर एक साथ काम करने के लिए गाइड करता है। सवाल यही है कि आज की इस कंपटीशन वाली दुनिया में क्या ये आइडिया भारत को अपना रास्ता बनाने में मदद कर पाएगा? इस पर सोचने की जरूरत है।